शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम ने की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की तारीफ की गई। एनडीए शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक के दौरान जाति जनगणना कराने के फैसले का प्रस्ताव पारित। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के लिए रवाना। रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद को दुनिया का कैंसर बताया। एनडीए शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम ने की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की तारीफ की गई। एनडीए शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक के दौरान जाति जनगणना कराने के फैसले का प्रस्ताव पारित। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के लिए रवाना। रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद को दुनिया का कैंसर बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य मिशन नहीं, संकल्प और बदलते भारत की तस्वीर है। अमेरिका में शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर रखा भारत का पक्ष। पहलगाम हमले में आतंकवाद और पाकिस्तान के गठजोड़ को किया बेनकाब। बोले धर्म के आधार पर लोगों को बनाया गया निशाना। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान, कहा पीएम मोदी के विजन में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। 11 सालों में मजबूत हुई देश की अर्थव्यवस्था। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के काम और सेना के शौर्य पर प्रस्ताव पारित। जातिगत जनगणना के फैसले की भी तारीफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य मिशन नहीं, संकल्प और बदलते भारत की तस्वीर। जापान को पछाड़कर भारत बना $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, बोले भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। अमेरिका में शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर रखा भारत का पक्ष। पहलगाम हमले में आतंकवाद और पाकिस्तान के गठजोड़ को किया बेनकाब। बोले धर्म के आधार पर लोगों को बनाया गया निशाना। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में सुरक्षा बलों ने लगातार चौथे दिन भी चलाया सर्च ऑपरेशन। घने जंगल में छिपे हैं 3 से 4 आतंकी। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन और आधुनिक तकनीक की ली जा रही है मदद। विमल नेगी केस में सीबीआई की 2 टीमें गठित, सूत्रों का दावा। मुख्यमंत्री से मिलने दिल्ली गए डीजीपी। पुलिस मुख्यालय ने एसएसपी के निलंबन को लेकर सरकार को लिखा लेटर। देश में कोरोना से 2 लोगों की मौत। बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा तो महाराष्ट्र के ठाणे में भी एक की मौत। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की निरमंड तहसील के जगात खाना इलाके में हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बारिश की वजह से आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में कुल 22 गाड़ियां प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 9 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि 13 गाड़ियों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 6 मकानों में मलबा घुसने से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। शुरुआती अंदाजे के मुताबिक करीब नुकसान 60 लाख रुपए से ज्यादा का आंका गया है। भारी बारिश होने से जो है इन नालों में बहुत ज़्यादा जो है पानी के आने से जो कुछ गाड़ियां बह गई और उनको नुकसान हुआ है। कुछ मलबा जो है लोगों के घरों के अंदर भी चला गया है। परंतु प्रशासन की तरफ से जो भी उनको कोई भी राहत देना है उसको तुरंत ही हमारे एसडीएम मौके पे पहुंचे हैं, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। शुरू के तो नहीं बता सकते, और एक जैसे फ्लश फ्लड आया उसके बाद बहुत तेज़ बहाव था नाले का, और जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक गाड़ियाँ ऊपर से आ चुकी थी नीचे।
लास्ट में एक बहती हुई गाड़ी नजर आई, वो वहाँ पे फंसी है ऊपर। बाकी गाड़ियाँ थी वो तो सड़क के किनारे तक 4 गाड़ियाँ यहाँ पहुँच गई थी और मेरी खुद की गाड़ी यहाँ पहुँची है और एक वहाँ पर रुकी है। उसके बाद बहाव जैसे कम हुआ। ये अब प्रकृति के आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि हमारे तो लेटर पर से पानी, हम तो उसको बचाने में लगे थे। फिर तो अपनी गाड़ी ऊपर दबी थी, सुबह निकाली तो जब देखा सुबह तो यहाँ तो बड़ी बड़ी रास्ते पर है, गाड़ियाँ दबी, बहुत कुछ दरिया में गई है, कुछ पेड़ में फंसी थी। यहाँ 4 गाड़ियाँ नीचे गई है और 3-4 गाड़ियाँ नाले में भी मौजूद है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रणवीर, इस वक्त क्या स्थिति है? जी हाँ, देखिए अभी जो है बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है, लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है और संभावनाएं किस तरह की बनी हुई है, आपको ध्यान होगा कि पिछले साल भी अगर आप इसी बेल्ट में आगे की तरफ कुल्लू और शिमला जिला की बाउंड्री पर जाए तो उस वक्त भी जो है बादल फटा था समेत गांव की जो यादें हैं वो त्रासदी जो अभी लोग भूले नहीं हैं और अभी इस तरह की स्थिति है। राहत की बात यह है कि कोई बड़ा जानी नुकसान इसमें नहीं है, लेकिन अभी तक जो नुकसान अभी ये बताया गया है कि 9 के करीब मकान और 5 दुकानों को जो है थोड़ा जी रणवीर। और रणवीर से हमारा संपर्क टूट चुका है, हम फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। फिलहाल आपकी तस्वीरें दिखा दें। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस तबाही का मंजर है जो रामपुर के इलाके में वहाँ हिमाचल प्रदेश में ये तबाही आई है। और रणवीर हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। रणवीर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने बताया कि एक अच्छी बात यह कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं है, क्या इसको किसी तरह से टाला जा सकता था रणवीर, या फिर यह कि ये बिल्कुल पूरी तरह से प्राकृतिक ही जो है आपदा के तौर पर सामने आया है? रणवीर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रणवीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अभी देखिए जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बिल्कुल शिमला जिला का जो रामपुर है बिल्कुल उसके साथ लगता हुआ है और जो कुल्लू जिला की निर्मंड तहसील है उसके तहत ये इलाका पड़ता है। तो यहाँ पर अभी जो प्रशासन की टीम है, जो राहत और बचाव दल है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि आगे जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके तहत यहाँ पर कोई और जानी नुकसान ना हो, इसके लिए जो है सभी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी जिस तरह का नुकसान हुआ है, राहत की बात सिर्फ ये है कि कोई जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ है। और जिस तरह से शनिवार शाम के समय ये बादल फटने की घटना हुई है तो अभी तक की जानकारी ये है कि जगात खाना में जो है जो 2 नालों में बाढ़ आई थी उसने ये इस तरह की तबाही मचाई है और नुकसान का जो आकलन है वो किया जा रहा है। जो राजस्व मंत्री है वो मौके पर जरूर आज गए हैं, उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए जो है जो प्रशासन को निर्देश दिए हैं। अब थोड़ा इंतजार करना होगा और लोग जो है जिस तरह से डरे हुए हैं, अभी तो मानसून भी शुरू नहीं हुआ है, अब इस तरह से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अभी से अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आगे किस तरह का खतरा जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मंडरा सकता है। अबू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। रणवीर हमें इस बारे में अपडेट दे रहे थे और सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला है। रामपुर के पास जगात खाना में बादल फटने से भारी तबाही हुई। इसमें कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गई और घरों के अंदर तक मलबे का ढेर पहुंच गया। बादल फटने की वजह से सड़कों के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसका ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। ये आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखें इन तस्वीरों से आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह यहाँ पर जो हालात जो है वो बेकाबू हो गए और बादल फटने से ये हालात बिगड़ गए। ट्रैफिक पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा, कई गाड़ियाँ
पूरी तरह से मलबे के अंदर दब गई, जबकि कुछ गाड़ियों को आंशिक तौर पर यानी कि थोड़ी बहुत जो है वो नुकसान गाड़ियों का पहुंचा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी जानी नुकसान की खबर नहीं, लेकिन हाँ माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा। आप देखिए गाड़ियों की हालत क्या हो गई है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का वहाँ पर बादल फटने के बाद मंजर रहा होगा। जो आप फिलहाल कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर हालात कैसे बने हैं। लेकिन इन सब में एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि अच्छी बात यह है कि किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। और जैसे ही यह घटना घटी उससे कुछ देर के बाद ही जो स्थानीय प्रशासन है उसकी वहाँ टीम वहाँ पहुँच गई और उसने वहाँ पर जहाँ तक मुमकिन हो पाया जल्द से जल्द रास्ते को ठीक ठाक करने की कोशिश की है। और ये हिमाचल प्रदेश में इन मौसमों में जब भी वहाँ ज़्यादा बारिश होती है या तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, तो चूँकि पहाड़ी इलाका है तो ऐसे घटनाएं अक्सर होती हैं। अभी हमारे रिपोर्टर रणवीर बता रहे थे कि पिछले साल भी लगभग इसी तरह का नज़ारा था, कई जगहों पर वहाँ बादल फटने की घटना सामने आई थी। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर इलाके की। नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा, निकल के जबरदस्त रफ्तार में जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई। तिनके की तरह बह गई कार, सड़क पर बहने लगी नदी, मलबे में दफन हुई कई गाड़ियां, लोगों के घरों में घुसा पानी। तबाही की ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां रामपुर के पास जमात खाना में बादल फटने से कोहराम मच गया। कुदरत के इस कहर के बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली है। बोलो ना बादल फटेगा, बोलो ना, अभी बात ही कर रहे थे उतने फट गया। मैं बोल ही रहा था बादल फटेगा। देखिए बादल फटते हुए मेरे को अब जाना है, तेरा क्वार्टर कहाँ है? एकदम 1 सेकंड में आया पानी। हिमाचल में बादल फटने की घटना के बाद नदी नालों में इस कदर उफान आया कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां सैलाब की जद में आ गई। सामने आई तस्वीरों में कारें तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी। कुछ कारें बह रही थी तो कुछ बहकर किनारे अटकी हुई थी। सैलाब के प्रचंड प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में जब बादल फटने के बाद सैलाब आया तो कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई और जब सैलाब गुजर गया तो गाड़ियों का हाल कुछ ऐसा नजर आया। रामपुर में पानी का वेग इस कदर था कि वो नदी नालों में नहीं समा पाया। हालात ऐसे दिखे कि सड़क पर सैलाब आ गया, जिससे लोगों की मुसीबतें 4 गुना बढ़ गई। शनिवार की शाम करीब 6 बजे मूसलाधार बारिश के साथ अचानक पानी और मलबे का सैलाब आया था और इस सैलाब ने चारों तरफ तबाही ला दी। कल शाम को ऐसी बारिश आई जबरदस्त, आंधी तूफान के साथ, ओले के साथ, और जो है नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा, निकल के जबरदस्त रफ्तार में जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई। हमारे घर के बगल में बाढ़ आई है, सारी गाड़ियां बहा के ले गई और हम नंगे पैर बच्चों को लेके भागे हैं, ना कपड़ा ना कुछ, ऊपर बारिश हो रही थी। मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से मेरी ये निराशा है कि आपदा आती है, हम मानते हैं उसको नहीं रोक सकते, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की वजह से ना आपदा में ज्यादा नुकसान होता है जनता को। वो क्यों? ऐसे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है रोडों में। और मेरे पीछे आप कलवट देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। कल ये अगर ये कलवट खुला होता तो आम जनता को कितना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। इसमें अभी तक जो हमारे रिपोर्ट में है कम से कम 26 गाड़ियां का नुकसान हुआ है, जिसमें 15 गाड़ियां लगभग टोटल लॉस में है और बाकी कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। कारों की समाधि की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ कितनी बर्बादी आई। अचानक से बादल फटने के बाद आसमान से हुई बारिश ने सैलाब का रूप ले लिया। पानी के साथ मलबे ने भयंकर तबाही मचाई, जिसका अंजाम कुछ इस कदर सामने आया
कि तबाही का मंजर ऐसा दिखा कि कुछ गाड़ियां आधी दफ्न दिखी तो कुछ गाड़ियां जमींदोज नजर आई। सड़क किनारे खड़ी करीब 25 गाड़ियां मलबे में बर्बाद हो गई। रात लगभग 6:15 बजे ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में ब्रौजगात थाना क्षेत्र में अचानक भारी बारिश हुई है, जिससे ओलावृष्टि हुई और जिससे हमारे बादाम और इसमें पलम की खेती में भी नुकसान हुआ है। परंतु साथ ही साथ हमारे आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ियां बह गई हैं। 24-25 गाड़ियों को नुकसान हुआ है और घरों में लोगों के पानी चला गया है। और मैं यही चाहूँगा प्रशासन से और जो सरकार का तंत्र है, PWD महकमा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि लोगों का जो नुकसान हुआ उसका सही आकलन करे और तुरंत प्रभाव से यहाँ पे जो बचाव कार्य किया जाए। हिमाचल के रामपुर इलाके में भारी तबाही हुई है। कई लोगों के मकान टूट गए और जब सैलाब आया था उस वक्त का मंजर और भी भयानक था। घर के सामने पानी और मलबा प्रचंड वेग से गुजर रहा था, जिसे देखकर वहां रहने वालों की रूह कांप गई। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल। पाकिस्तान के आतंकवाद को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करने की कूटनीतिक स्ट्राइक जारी। ओवैसी ने पहलगाम में हुई हत्याओं की तुलना सीरिया में ISIS शैली में हो रही हत्याओं से की। भारत के सर्वदलीय डेलीगेशन के साथ रूस पहुंचे DMK सांसद करीमोजी का बयान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। NDA की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया गया। जाति जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया। प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ भी की गई। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार की तारीफ की गई। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली में NDA की बैठक हुई थी और इसमें NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो NDA की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया गया और इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद थे, JP नड्डा मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे। और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो है पारित किए गए हैं। NDA की बैठक में जो जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया गया, साथ ही जाति जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक भी बताया गया। प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की गई है। जी हां, जिस ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र 6 और 7 मई की दरमियानी शब जिसकी शुरुआत हुई थी, तो उस ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार की तारीफ की गई। और यह बात यह है कि इस बैठक में आर्मी के जवान ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और एक तरीके से कहा जाए तो जिस प्रिसिशन के साथ हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और टेररिज्म को जो आघात पहुंचाया, जो वहाँ अटैक किया, उसकी मारक क्षमता और मारक क्षमता के साथ साथ एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन, इस बात की भी चर्चा हुई है। और NDA की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया गया। जाति जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया। प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की गई। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार की तारीफ की गई। एक और अहम खबर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद PM मोदी ने रविवार को पहली बार मन की बात कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बदले भारत की तस्वीर है, यानी एक जो भारत अब बदल गया है उसकी तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तान का सिर ऊंचा किया है। भारत का संकल्प आतंक का खात्मा है और आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस शुद्धता के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। मन की बात का ये 122वां एपिसोड रहा और कार्यक्रम में पीएम मोदी ने फिट इंडिया, स्वच्छता अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और भारतीय सांसदों के डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के दौरे पर रवाना हो गया। विदेश रवाना होने से पहले रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत अब दुनिया को खुले तौर पर बताएगा कि आतंकवाद मानवता के लिए कैंसर है और इसका गढ़ पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और सद्भाव का पक्षधर है, लेकिन अगर निर्दोष भारतीयों पर हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया जाएगा। मैं भारत का सबल पक्ष यूरोपीय देशों में रखने जा रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं, प्रधानमंत्री ने नेता बनाया है। हम लोग मिलकर दो ही बात प्रभावी रूप से कहेंगे, हम शांति और सद्भाव में विश्वास करते हैं, लेकिन भारतीयों के ऊपर अगर सरहद पार से आतंकवादी हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर होगा। हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा इस सरकार का दायित्व है। नो, आवर मैसेज इज़ वेरी क्लियर। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकिस्तान बन गया है और ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है, ट्रेनिंग से लेकर वेपनाइजिंग से लेकर और संरक्षण तक होती है, चाहे वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो, सभी का जड़ जो है पाकिस्तान में मिली है। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल अलायंस बनाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की ज़रूरत है और ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमज़ोर होगा, उनका आतंकिस्तान ख़त्म होगा। और भारतीय सांसदों की डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक भारतीय डेलीगेशन ने श्रद्धांजलि दी। शशि थरूर ने कहा कि हम यहां इस दर्द को साझा करने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। We are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable. But in 2015, in January, there was an attack on an Indian air base, a place called Pathankot. And our Prime Minister had just made a goodwill visit to Pakistan the previous month. So when this happened, he was so astonished that he actually called the Pakistani Prime Minister and said, why don't you join the investigation? Let's solve who is doing this. And the Pakistani, you can imagine the horror of the Indian military establishment at this idea that Pakistani investigators are going to come to an Indian airbase. But they came. And they went back to Pakistan and said, oh, the Indians did it to themselves. Afraid for us
2015 was the last opportunity for them to behave, to cooperate, to really show they were serious about ending terror as they claimed every time that they were. और दिल्ली से ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना हुआ है, जिसका मकसद है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक मंचों पर उजागर करना। बीजेपी नेता गुलाम अली खटाना ने रवाना होने से पहले कहा कि भारत के बाहर हम भारतीय हैं, अंदर हम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने रखेगा और पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को बेनकाब करेगा। बस जब हम देश से बाहर जाते हैं हम तो हम भारतीय हैं, जब हम देश के अंदर होते हैं तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में कई बातें करते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे। देश के वजीर आजम ने अच्छा एक अहम कदम लिया है, सफारती लेवल पे वफद भेजे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, और पाकिस्तान का जो असली चेहरा है उसको दिखाएंगे। और पहलगाम को लेकर मीटिंग करेंगे सीएम उमर। जी हां, जम्मू कश्मीर से अहम खबर, पहलगाम को लेकर मीटिंग करेंगे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। 28-29 मई को बैठक कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। पहलगाम के साथ गुलमर्ग को लेकर भी चर्चा मुमकिन है। पर्यटन को लेकर भी हो सकती है बातचीत। जम्मू कश्मीर के बड़े अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। पहलगाम को लेकर जल्द ही मीटिंग करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। 28-29 मई को वो बैठक कर सकते हैं। पहलगाम के साथ गुलमर्ग को लेकर भी चर्चा मुमकिन है। पर्यटन को लेकर हो सकती है बातचीत, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बहुत ज्यादा जो उसकी निर्भरता है वो पर्यटन पर है। खासतौर से कश्मीर वादी में पर्यटन वहां की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। ऐसे में पर्यटन को लेकर के और क्या बातचीत हो सकती है, इसमें और क्या इसको मंथन होगा, ये देखना अहम होगा। पर्यटन को लेकर हो सकती है बातचीत। जम्मू कश्मीर के बड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, पहलगाम को लेकर मीटिंग करेंगे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। 28-29 मई को ये बैठक कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर। पहलगाम के साथ गुलमर्ग को लेकर भी चर्चा मुमकिन है। पर्यटन को लेकर हो सकती है बातचीत। जम्मू कश्मीर के बड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद से खासतौर से वादी कश्मीर में जो टूरिज्म है उसे बहुत बड़ा एक धक्का लगा है, और इसलिए अब चूंकि पर्यटन बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके बूस्टअप के लिए, उनके रोजगार के लिए। ऐसे में चीफ मिनिस्टर एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में क्या बातें होंगी ये काफी अहम है। पहलगाम को लेकर मीटिंग करेंगे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। 28-29 मई को बैठक कर सकते हैं सीएम। पहलगाम के साथ गुलमर्ग को लेकर भी चर्चा मुमकिन है। पर्यटन को लेकर हो सकती है बातचीत। जम्मू कश्मीर के बड़े अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में आयोजित जाट सभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद देश में एक गुस्सा था। 15 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। ये जवाब नहीं, एक संदेश था। भारत चुप नहीं बैठेगा। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की कार्रवाई और तेज हो गई है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अगली आतंकी हरकत हुई तो उसे युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि भारत की पहुंच हर जगह है। पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंक के 9 बड़े अड्डों को ध्वस्त किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम भारतीय सेना के वीर जवानों ने किया। मुझे लगता है कि घावों की टीस अभी भी लोग महसूस कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में गिन गिन करके जब तक एक आतंकवादी का सफाया नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं माना जाता। अमन और तरक्की के दुश्मन और हर एक आतंकी संगठन की कमर जब तक पूरी तरह से टूट न जाए, मुझे लगता है कि तभी वो ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज 18 के साथ। मैं हूं विशाल।
नमस्कार। देश पहलगाम पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक बेसरन घाटी जाना चाहते थे। महराज मलिक प्रशासन ने बेसरन घाटी जाने की अनुमति नहीं दी। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन। घने जंगल में छिपे हैं 3 से 4 आतंकी। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कुछ राज्यों में बढ़े कोविड-19। पहलगाम पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक बेसरन घाटी जाना चाहते थे। महराज मलिक प्रशासन ने बेसरन घाटी जाने की अनुमति नहीं दी। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन। घने जंगल में छिपे हैं 3 से 4 आतंकी। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कुछ राज्यों में बढ़े कोविड-19 के मामले। घबराने की जरूरत नहीं। गुजरात में भी मिले कोरोना वायरस के मरीज। सूरत में 2 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला में 2 नए कोरोना मरीज मिले। दोनों मरीजों की मिली ट्रैवल हिस्ट्री। मुरादाबाद में पुलिस ने गोल्ड तस्करों को हिरासत में लिया। सऊदी अरब से लौटे 6 लोगों में से 4 लोगों के पेट में छिपाया सोना। मेडिकल जांच के बाद पेट में सोना छुपे होने की पुष्टि। अयोध्या पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। रामलला के दर्शन किए। संतों के साथ अध्यात्म पर चर्चा की। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर बहुत बड़ा हमला। पाकिस्तानी सेना के 32 जवानों के मारे जाने की खबर। नमस्कार, सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं खबरों पर। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की तारीफ की गई। पीएम की एनडीए शासित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना करवाने को लेकर लिए गए फैसले की सराहना करते हुए भी प्रस्ताव पास किया गया। मन की बात कार्यक्रम में 122वां एपिसोड में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तान का सिर ऊंचा किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत का संकल्प आतंक का खात्मा है। ऑपरेशन सिंदूर ने बदलते भारत की तस्वीर बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर संकल्प साहस का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा पर पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश तिरंगा यात्रा में डूबा हुआ है। सेना के साहस पर देश को गर्व है। लोगों ने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा है। अमेरिका में शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर रखा भारत का पक्ष। पहलगाम हमले में आतंकवाद और पाकिस्तान के गठजोड़ को बेनकाब किया है। बोले धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया। पहलगाम को लेकर मीटिंग करेंगे सीएम उमर। 28-29 मई को बैठक कर सकते हैं सीएम। पहलगाम के साथ गुलमर्ग को लेकर भी चर्चा संभव है। असोट पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण का घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। घटना इतनी भयावह थी कि आग बुझाने का भी मौका नहीं मिला। घटना में जनहानि की कोई खबर नहीं है। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में शनिवार को शाम को आई तेज आंधी में वार्ड नंबर 5 में बीएसएनएल का टावर गिरा है। मकान को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर थे, लेकिन कोई जनहानि की खबर नहीं है। कश्मीर व्यापारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बानीहाल का दौरा किया है। इस मौके पर कश्मीर व्यापारी संघ ने बानीहाल और कश्मीर घाटी के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुकानदारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक महराज मलिक पहलगाम पहुंचे। बिसरन घाटी के दौरे के लिए प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। विधायक मलिक ने कहा, मैं पर्यटकों को पहलगाम आने के लिए आमंत्रित करता हूं और सरकार से विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में पार्क खोलने की अपील करता हूं। दिल्ली से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में रवाना होने से पहले गुलाम अली खटाना ने कहा कि जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो हम भारतीय होते हैं। जब हम भारत में होते हैं तो हम राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर भारत के विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जताई है और कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये एक तेज कदम और एक बड़ी छलांग है जो विकसित भारत की ओर जाएगा।
किश्तवाड़ में चौथे दिन भी तलाशी अभियान जारी। छतरू में आतंकियों की तलाश की जा रही है। घने जंगल में छिपे हैं 3 से 4 आतंकी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सैन्य अस्पताल का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल जवानों के स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना है।